नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। ये खबर कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में ये बात सामने निकल कर आई कि लॉकडाउन से देश को जबरदस्त लाभ और सुधार हुआ है। लॉकडाउन के चलते देश को बेहद सकारात्मक रिजल्ट मिले हैं और ये लॉकडाउन 3 मई तक सख्ती से लागू रहेगा। 4 मई को गृह मंत्रालय नई गाइडलाइंस जारी करेगा जो पूरे देश में लागू किए जाएंगे। तो कुछ और सेक्टर्स में 4 मई के बाद छूट देखने को मिल सकती है और गृह मंत्रालय ने एक पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है, लेकिन ये अनाउंसमेंट 3 मई के बाद ही होगी। 3 मई तक सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। जो समीक्षा बैठक गृह मंत्रालय की हुई उसके मुताबिक भारत को काफी कुछ फायदा मिला है। सकारात्मक स्थिति में भारत कोरोना के इस संकट के दौर में भी पहुंचा है। तो 4 मई से नई गाइडलाइंस लागू होंगी, लेकिन 3 मई तक की जो स्थिति है वो यही कि इस वक्त लॉकडाउन 2 चल रहा है और इस लॉकडाउन को और कड़ाई से पालन किया जाना है। गृह मंत्रालय ने मीटिंग की कल, जिसके बाद ये फैसले लिए गए। इसी बीच घर वापसी के भी फैसले लिए गए। जो तमाम राज्य हैं वो आपस में सहमति बनाकर और सामंजस्य बनाकर एक दूसरे के जो नागरिक हैं उन्हें उनके प्रदेश में पहुंचाने का काम कर सकती हैं। ये गृह मंत्रालय की बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई और साफ साफ निर्देश दिए गए हैं। शर्तें क्या क्या हैं वो भी बता दी गई हैं। गृह मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लॉकडाउन से मिली राहत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि अब तक की तस्वीर बताती है कि लॉकडाउन से जबरदस्त लाभ और सुधार देश के लोगों को हुआ है। ऐसे में 4 मई से लोगों को कुछ और राहत मिलने की खबर है, लेकिन 3 मई तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। अब आपके मन में सवाल होंगे कि अगर राहत मिलेगी तो किसे दी जाएगी, वो छूट कैसी होगी, क्या किसी व्यक्ति या परिवार को निजी वाहन से आने जाने की छूट होगी और अगर होगी तो क्या शर्तें होंगी। इसको लेकर अभी तक किसी तरह की गाइडलाइन जारी नहीं की गई। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्री, सैलानी, छात्र और कई अन्य जगहों पर फंसे लोगों को घरों तक पहुंचाने का प्लान है। इसके लिए सभी की जांच होगी। जांच में सब कुछ ठीक रहा तो घर जाने की छूट होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया जाएगा। गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है जो छात्र, क्योंकि हमारे छात्र बहुत स्थानों पर स्थान पर रुके हुए थे और बड़ी कठिनाइयों का सामना भी वो कर रहे थे। हालांकि हम सब व्यवस्थाओं को देख रहे थे, लेकिन आज जो छात्र जगह जगह सीमाओं पर रुके हैं, उन स्थानों पर हमारे रुके हुए हैं, वो अब अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। अब जैसे नवोदय विद्यालय के हमारे जो छात्र हैं वो बहुत दूर दूर के, तो हमने पहले ही उनकी जाने की व्यवस्थाओं को किया है, लेकिन इस आदेश के आने से उन छात्रों को सहूलियत मिलेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी राज्यों को नोडल अधिकारी बनाने होंगे, प्रोटोकॉल तय करने होंगे ताकि लोगों को सुरक्षित घर तक पहुंचाया जा सके। नोडल अधिकारी अपने राज्यों में फंसे हुए लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहता है तो दोनों राज्य एक दूसरे से सलाह मशविरा करेंगे और सड़क मार्ग से यात्रा के लिए आपसी सहमति जता सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार आने वाले समय में लोगों के लिए कुछ ढील देने की तैयारी कर रही, जो शर्तों के साथ लागू होगी, यानी कि 4 मई के बाद भी भीड़ को सड़क पर नहीं आने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और नोडल अधिकारी नियुक्त करने का ये फैसला कुछ उसी तरह का है जैसे इस वक्त उत्तर प्रदेश में अपनाया जा रहा है। इधर देहरादून में प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र की हामी के बाद त्रिवेंद्र सरकार ने भी बाहरी राज्यों में फंसे लोगों की जल्द वापसी की तैयारी कर ली है। मुख्य सचिव को कार्य योजना बनाने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। गृह मंत्रालय के आदेश पर अब एक्शन मोड में इस वक्त सरकार नजर आ रही है। तो
अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि किस तरह से जो अलग अलग राज्यों में उत्तराखंड के लोग फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाया जाए। इसका एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए। नोडल अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए, किस राज्य के लिए कितने नोडल अधिकारी की जरूरत है, तमाम वो तैयारी कर लेने के निर्देश सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को दिए हैं ताकि जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें प्रदेश में लाया जा सके। साथ ही जो छात्र हैं और सैलानी, उनके लिए भी छूट दी गई है गृह मंत्रालय की ओर से। तो जो ऐसे लोग हैं जो आना चाहते हैं उन्हें लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सुनील नौप्रभात देहरादून से हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, तो उत्तराखंड के कुल कितने लोग होंगे, अनुमान क्या लगाया जा रहा है जो अलग अलग राज्यों में होंगे? देखिए, मैंने कहा जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, कोरोना का संकट शुरू हुआ, उत्तराखंड में करीब 60,000 प्रवासी उत्तराखंड लौट चुके हैं जो विभिन्न प्रदेशों में थे अपनी नौकरी पे, रोजगार पे। ये पलायन आयोग का आंकड़ा है जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है। उन्होंने जो कलेक्ट किया उसके तहत 60,000 लोग अभी तक वापस अपने घरों को लौट चुके हैं। लेकिन इस बीच उत्तराखंड में भी 46,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जो बाहरी प्रदेशों के हैं, यहाँ पर फंसे हुए हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, अपने स्टेट को जाना चाहते हैं और यहाँ पर रिलीफ कैंपों में हैं। तो एक बड़ी समस्या है कि 46,000 लोगों का लॉकडाउन की इस अवधि में उनके रहने और खाने की व्यवस्था करना अपने आप में एक समस्या है। उत्तराखंड के अभी भी हजारों की संख्या में लोग दिल्ली, नोएडा, मुंबई, राजस्थान, गुजरात, सूरत, चंडीगढ़ ऐसे स्थानों पर फंसे हुए हैं और लगातार राज्य सरकार को कॉल आ रही हैं। जो राज्य सरकार ने एक पूरा कॉल सेंटर बनाया है जिसमें तमाम ऐसे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको खाने पीने की दिक्कत नहीं है, उनको अपने घर जाना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी काम से, आवश्यक काम से दिल्ली, मुंबई आदि स्थानों पर गए थे, लेकिन इस बीच लॉकडाउन लागू हो गया और वो लोग वहीं फंस गए। उनके सामने एक विकट समस्या है कि वो इतने दिनों तक, एक महीना भर का पूरा समय हो गया है, और रिश्तेदारों के यहाँ भी रुके तो कितने समय तक रुके। तो वो लोग लगातार यहाँ पर कांटेक्ट किए हुए हैं। जी बिल्कुल सुनील, तो वही बात है कि किस तरह से ये जो तैयारी होगी, कब तक इस पर एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा कि अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों को लाया जाए और खुद उत्तराखंड में जो बाहर के लोग हैं जो जाना चाहते हैं उनको भेजा जाए। इस प्रक्रिया कब तक ये तैयार हो जाएगा, पूरा का पूरा प्लान? देखिए, मैंने कहा वैसे इस कोऑर्डिनेशन के लिए जो केंद्र ने गाइडलाइन जारी की है, उत्तराखंड ने पहले ही एक सीनियर आईएएस अफसर यहाँ पर तैनात किए हैं जो विभिन्न स्टेटों से लगातार कांटेक्ट इस संबंध में कर रहे हैं। और अभी तक प्राथमिकता के आधार पर करीब 500 से अधिक जो स्टूडेंट्स थे, चाहे वो कोटा राजस्थान में फंसे हों, चाहे अन्य प्रदेशों में फंसे हों, महाराष्ट्र में औरंगाबाद से भी हमारे यहाँ अभी उन लोगों को वापस लाया गया। तो 500 के आसपास स्टूडेंट्स को अभी उत्तराखंड ले आया गया जो विभिन्न राज्यों में फंसे थे। तो ये प्राथमिकता के आधार पर था। अब मुख्यमंत्री ने खुद मुख्य सचिव को ये निर्देश दिए हैं केंद्र की हरी झंडी मिलने के बाद कि वो एक कार्य योजना बनाएं कि किस तरह से हम विभिन्न राज्यों में फंसे अन्य लोगों को भी, चाहे वो श्रमिक हों, चाहे वो अपनी नौकरी पेशा वाले लोग हों, जो हर हाल में अब वापस तो क्या इन्हें कोई अवधि, कोई समय भी दिया गया है कि कितने समय में इन्हें अपनी रिपोर्ट देनी है इस पर? देखिए, मैंने कहा अभी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि 3 मई को जब लॉकडाउन फेज 2 समाप्त हो रहा होगा उसके बाद केंद्र क्या एडवाइजरी जारी करता है, क्या लॉकडाउन फेज 3 लागू होगा, उन तमाम परिस्थितियों पर आगे की कार्य योजना निर्भर करेगी। यदि लॉकडाउन फेज 3 नहीं शुरू होता तो जाहिर सी बात है कि लोग अपने राज्यों को आवाजाही कर सकेंगे, स्वतः ही कर लेंगे। लेकिन यदि लॉकडाउन फेज 3 शुरू होता है, उसमें विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी क्या क्या गाइडलाइंस होती है, उनके पूरे अध्ययन के बाद। सुनील, एक सवाल और, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मैसेजेस आ रहे हैं हमारे चैनल पर और वो उत्तराखंड में ही दूसरे जिलों में फंसे हुए हैं, क्या उन लोगों के लिए भी कोई इंतजाम है? वो कह रहे हैं कि हम काम से आए थे, अपने रिश्तेदार के यहाँ पर है, यहाँ फंस गए हैं, अपने घर को लौटना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए भी कुछ व्यवस्था की जाएगी क्या? बिल्कुल, मैंने कहा इसमें अभी लॉकडाउन फेज 2 के तहत ही आपने देखा होगा कि खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को ट्वीट किया था और अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वो बहुत कुछ मानवता के लिहाज से भी देखें, संवेदनशीलता भी बरतें इस मामले में। ये जाहिर सी बात है कि बहुत 4 डिस्ट्रिक्ट हमारे रेड जोन हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट हमारे ग्रीन जोन में तब्दील हो चुके हैं। तो मुख्यमंत्री ने खुद पहले ये निर्देश जारी किए थे कि जो आवश्यक कार्य से जो लोग जाना चाहते हैं और जो ऐसे मुश्किल हालात में यहाँ पर फंस गए हैं, उनको पूरी तरह से उनका हेल्थ
चेकअप करने के बाद उनको जाने दिया जाए। और बहुत कुछ उम्मीद ये है, कल कैबिनेट बैठक में भी ये बात तय हुई कि जो 9 जिले ग्रीन जोन वाले हैं उनमें कुछ रियायत दे दी जानी चाहिए। तो 3 मई के बाद ये पूरे आसार हैं कि जो ग्रीन जोन वाले डिस्ट्रिक्ट है उनमें लोगों की आवाजाही शुरू हो जाए, और जो रेड जोन वाले डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी जो लोग फंसे हुए ये राहत वाली खबर आप दे रहे हैं सुनील, धन्यवाद इस वक्त आपका। तो सुनील बता रहे हैं कि जो ग्रीन जोन है शायद उन ग्रीन जोन वाले जिलों में कुछ राहत 3 मई के बाद देखने को मिले, लेकिन फिलहाल सरकार एक बहुत बड़े प्लान पर काम कर रही है। अलग अलग राज्यों में फंसे जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें लाने की दिशा में काम कर रही है। और इसी बीच पिथौरागढ़ से बड़ी खबर, जहां पर लॉकडाउन की वजह से 1 महीने से फंसे नेपालियों की आज घर वापसी होगी। पिथौरागढ़, धारचूला, झूलाघाट और बलुआ कोट से कल नेपाली जो लोग थे, कल से ही इन्हें खबर दे दी गई थी कि आज से उनकी रवानगी होगी। आपको बता दें करीब 1,500 से ज्यादा नेपाल के लोग इस दौरान लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड में फंसे हुए हैं। अलग अलग जिलों में ये मौजूद हैं और इन्हें भेजने की तैयारी कर ली गई है। प्रशासन और एसएसबी की टीम वापसी की तैयारी में इस वक्त जुट गई है। विजय वर्धन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विजय, बहुत राहत की खबर नेपाल के इन लोगों के लिए जो लगातार अपने देश को जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे। निश्चित तौर पर मेनका, नेपाल के 1,500 लोगों के लिए राहत भरी खबर है कि 1 महीने से अधिक समय से वो इंतजार कर रहे थे अपनी घर वापसी का, मुल्क वापसी का। आखिरकार वो दिन आज आया है और आप प्रशासन और एसएसबी की ओर से पूरी तैयारियां की गई हैं। जो पिथौरागढ़ मुख्यालय में है उनको धारचूला, बलुआ कोट या झूलाघाट भेजा जाएगा और जो धारचूला में है उनको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। कल रात से ये तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि 4 स्थान मुख्यतः है, झूलाघाट है, बलुआ कोट है और धारचूला है, जहां से इनको नेपाल में प्रवेश किया जाएगा। नेपाल सरकार ने कुछ दिनों पहले इस बात में सहमति जताई थी कि वो अपने नागरिकों को वापस देने के लिए तैयार है। उसके बाद जिला प्रशासन, राज्य सरकार और गृह मंत्रालय स्तर पर जो हरी झंडी मिली है कल, उसके प्रशासन ने अपनी तैयारियां की हैं, एसएसबी की टीम जुटी हुई है, तो संभवतः कुछ समय बाद इनकी अपनी घर को वापसी हो जाएगी। जी धन्यवाद विजय इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और चलिए प्रदेश के कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। राज्य में एक और कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या इस वक्त कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 55 हो चुकी है। कल उधम सिंह नगर में एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई थी। कोरोना पॉजिटिव जो एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 19 है उत्तराखंड में, जबकि 36 कोरोना पॉजिटिव मरीज रिकवर कर चुके हैं। 22 दिन बाद उधम सिंह नगर में एक नया केस आया है। तो उधम सिंह नगर जो कि ग्रीन जोन में था, अब यहां पर एक केस सामने आया है। 22 दिन के बाद यहां कोई कोरोना पॉजिटिव केस देखने को मिला है। और अब अन्य खबरों पर नजर डालते हैं। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार लगातार कोशिशें कर रही है और कल राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। लोगों को घर बैठे स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए हॉस्पिटल सेवा की शुरुआत की गई। कैबिनेट में इसे मंजूरी मिलने के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हॉस्पिटल का उद्घाटन भी कर दिया। पलासू जल विद्युत परियोजना जो 72 मेगावाट की थी, दूसरी आराकोट त्यूनी जल विद्युत परियोजना 81 मेगावाट की। इसमें 2008 में एक निर्णय लिया था, यह परियोजना जल विद्युत निगम लिमिटेड को आवंटित थी। 2009 में परियोजना को सिंचाई विभाग को दिया था। अब इसमें काम होता रहा, थोड़ा आगे बढ़ती रही। तो चूंकि जो जल विद्युत निगम है वो एक्सपर्टाइज है इनका, इसलिए आज ये निर्णय हुआ है कि इस काम को जल विद्युत निगम ही करेगा। और इसी बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ गई है। सीएम ऑफिस में मुलाकात को लेकर यहां पर विवाद की शुरुआत हुई। प्रदेश कांग्रेस ने बयान जारी किया, जिसके बाद पीसीसी चीफ के नेतृत्व में कांग्रेस के 8 नेता पहुंचे थे सीएम ऑफिस सीएम से मुलाकात करने के लिए, लेकिन इस डेलीगेशन को छोटा कर दिया गया और सिर्फ 3 लोगों को ही मुलाकात की इजाजत दी गई, जिसके बाद कांग्रेस बिना मुलाकात के ही कांग्रेस के तमाम नेता वापस लौट आए और जिसके बाद ही एक बयान जारी किया गया कि किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के साथ बदसलूकी की गई है। कांग्रेस के नेता इसे बदसलूकी बता रहे हैं और सीएम पर और प्रदेश सरकार पर हमला बोल रहे हैं।
पर बड़कोट तहसील के नंदगांव में भारी बारिश से नुकसान हुआ है। कई घरों में पानी घुस गया है। बारिश का पानी खेतों को भी नुकसान पहुंचा है। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। एक तरफ काश्तकारों की मेहनत पर फिर से एक बार पानी फिरता दिख रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बर्फबारी की वजह से नुकसान किसानों को सबसे ज्यादा। खेती की जो तैयार फसल वो पूरी तरह से चौपट हो गई है। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि घरों के अंदर भी बारिश का पानी और मलबा अब भर गया है, तो लोग परेशान हैं। पहली परेशानी लॉकडाउन की वजह से लगातार नुकसान का सामना करना पड़ रहा था किसानों को, और अब लॉकडाउन के साथ साथ बारिश और ओलावृष्टि भी किसानों के लिए मुसीबत बनी हुई है। तो उत्तरकाशी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद पानी के साथ साथ ये देखिए कैसा जो मिट्टी है, कीचड़ है, वो भी लोगों के घरों की ओर बढ़ता हुआ और लोगों के घरों में भर रहा है। खेती किसानी को भी नुकसान हुआ है बारिश और ओलावृष्टि की वजह से। नंदगांव के खरखाना क्षेत्र का ये मसला, जहां तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश और ओलावृष्टि रुक रुक कर देखने को मिल रही है। लाखों किसानों पर मौसम की मार पड़ी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश और ओलावृष्टि से कृषि और बागवानी को बहुत नुकसान हुआ है। इन दिनों गेहूं की फसल की कटाई का काम चल रहा है, तो वहीं पर्वतीय जिलों में सेब, नाशपाती, खुमानी, आड़ू के पेड़ों पर फलों के फूल आए हैं। लेकिन बारिश और ओलावृष्टि से ही किसानों की फसल बर्बाद हुई है। ऐसे में लॉकडाउन की वजह से फसलों की कटाई के लिए मजदूर नहीं मिल रहे थे और ऊपर से मौसम की बेरुखी फसलों पर कहर बनकर टूटी है। किसानों का कहना है कि इस बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है और फसल बारिश की वजह से खराब होने की स्थिति में आ गई है। काफी नुकसान हो गया है। गेहूं भीगे हैं सारे। अभी हमने 6 बीघा काट रखे हैं गेहूं, उसमें से 4 ही बीघा बना रखा है, बाकी तो सब भीग गया बारिश से। सुबह भी काटे थे, फिर सुबह सारे इकट्ठे करे हमने, सब जनों ने मिल के काटते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं, फिर बनाते हैं, लेकिन बारिश ने भीग गया। प्रदेश की कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बागवानी की फसलों को खासा नुकसान हुआ है। सुबोध उनियाल के मुताबिक सभी जिलों से नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट मांगी गई है। क्योंकि आप देखिए कि गेहूं की पौध की जहाँ तक बात है, गेहूं करीबन 80% से ज्यादा गेहूं की कटान हो चुका था। मैदानी क्षेत्रों में तकरीबन कटान हो चुका था। पर्वतीय क्षेत्रों में संभवतः क्लाइमेटिक के कारण थोड़ा सा नुकसान हुआ है, और लेकिन ज्यादा मुझे लगता है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर का नुकसान ज्यादा है। आम की फसल थी, लीची की फसल थी, सेब की फसलें हैं, तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में ज्यादा नुकसान की संभावना है। इसका आकलन किया जा रहा है। आकलन करने के बाद यथासंभव किसान की मदद की जाएगी। बहरहाल सरकार को जल्द किसानों की फसलों के नुकसान का आकलन करना होगा, क्योंकि वैसे भी देश का अन्नदाता की आर्थिक हालत किसी से छिपी नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से किशोर रावत की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा चुस्त अगर कोई नजर आ रहा है तो वो पुलिसकर्मी है। देहरादून पुलिस भी हर तरह से मुस्तैद नजर आ रही है, हर संभव मदद लोगों को मुहैया करा रही है। लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर पुलिस सख्ती भी दिखा रही है, तो वहीं लोगों की छोटी छोटी मुश्किलों में उनका साथ देते हुए उनकी खुशियों का ख्याल रख रही है। राजपुर पुलिस ने ऐसे ही शादीशुदा जोड़े की मुस्कान के कुछ पल कैमरे में कैद किए। दरअसल राजपुर पुलिस को जानकारी मिली कि राघव मित्तल की आज शादी की सालगिरह है, जो लॉकडाउन की वजह से नहीं वो मना पा रहे हैं। इस समय पर उनके जीवन में थोड़ी सी खुशी की कोशिश पुलिस वालों की ओर से भी की गई। सालगिरह को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पुलिस वालों ने मनाया, केक पहुंचाया बाकायदा और मिलकर केक काटा। कोरोना वायरस से बचते हुए जेल एक ऐसी जगह है जहां कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन यकीन मानिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जेल से बाहर नहीं आना चाहते हैं। कोरोना काल में कुछ लोग जेल छोड़ गए हैं, तो इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो घर वालों ने ही उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया और कुछ जेल से बाहर निकल ही नहीं रहे। कोरोना महामारी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने जेल प्रशासन को एक आदेश जारी किया था। आदेश के तहत 7 साल से कम सजा वाले कैदियों को 6 महीने के लिए पैरोल या अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया था। इसमें देहरादून जेल से भी 172 कैदियों को छोड़ने की लिस्ट बनाई गई थी, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि इनमें से सिर्फ 135 कैदी ही जो थे जमानत पर घर गए। अन्य 37 कैदियों ने घर जाने से ही इनकार कर दिया। कुछ एक कैदी हैं जिन्होंने अपनी घर की कंडीशन के तहत खुद ही रिक्वेस्ट की
कि वो नहीं रिलीज़ होना चाहते। इसमें ज़्यादातर खासकर महिलाएं हैं और कुछ कैदी का ये है कहना था कि हम बाहर जाके क्या खाएंगे, हमारे पास कमाने का साधन नहीं है, तो उन्होंने ऑप्ट किया कि हमें आप रिलीज़ ना करिए, हम जेल में ही रहना चाहते हैं, हम अपनी सज़ा पूरा करना चाहते हैं। वहीं कुछ कैदी ऐसे भी थे जिनको पुलिस ने घर तक तो छोड़ा, लेकिन घर वालों ने उनको रखने से ही मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें वापस जेल लाया गया। कहानी इतनी भर नहीं है, पैरोल से बाहर आए कुछ कैदी पुलिस के लिए परेशानी भी बन गए हैं। वो आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जो आदतन क्रिमिनल है तो जल्दी से उसकी आदत जाती नहीं है कि उसने इतने बड़े लॉकडाउन के दौरान भी लूट करी, तो उस पे हम गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे। राज्य की जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी होने के चलते महामारी न फैले, इसके लिए पैरोल का फैसला लिया गया था। लेकिन अब तो कैदियों ने जेल को ही अपना घर मान लिया है और जो कैदी बाहर जा भी रहे हैं वो जुर्म की राह को फिर से पकड़ रहे हैं। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। चमोली पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने जिले में बेहतर काम करने के लिए कोरोना वॉरियर्स और जिला प्रशासन की एक टीम पर फूलों की बारिश की उनका सम्मान किया, उनकी हौसला अफजाई की। इसी के साथ जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाई जा रही योजनाओं की भी उन्होंने समीक्षा की। बैठक में तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की ओर से गरीबों और मजदूरों को दी जा रही मदद को प्रभावितों तक तुरंत पहुंचाया जाए। तो पूरी जानकारी जो मैंने प्राप्त की है तो 100% उसका पालन हुआ है और खाद्यान्न लोगों तक पहुंचा है। 2 महीने तक का राशन उन तक पहुंच गया। तो अभी अधिकतर तो यही हम लोग कह रहे हैं कि भाई वो वहीं रहे। पीएम मोदी ने आईटीबीपी जवान अर्जुन खेरियल की ओर से देश के कोरोना योद्धाओं को समर्पित एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐ देश मेरे तू जीता रहे। आप भी सुनिए और कोरोना के खिलाफ जारी जंग में अपना योगदान दीजिए। एक लाल हुआ कुर्बान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले, सरहद के रखवाले हैं हम, करते हैं हम एक और करम, है मुश्किल में जो लोग या उनकी सेवा में खड़े हैं हम। लौट आएगी फिर वही खुशी, संग मनाएंगे त्योहारों को हम, मेरे खून में बसता है सदा जय भारत वंदे मातरम। फिलहाल आप भी इस जंग में ईमानदारी से अपनी भागीदारी निभाते रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।